नमस्कार साथियों, मैं सी आर देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर स्वागत करता हूं। अब तक अपन ने जो 2100 प्रश्नों वाला जो कार्रवाई है वो शुरू किया। उस 2100 प्रश्नों में जिसको राजस्थान की कला संस्कृति से प्रारंभ किया था, अब तक अपन 9 क्लासें पढ़ चुके हैं। चित्रकला तक अपने जितने भी टॉपिक हैं वो सारे अपन क्लियर कर चुके हैं। उनके बारे में जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उन प्रश्नों को अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसके बारे में जितनी भी 1-2 क्लासें होगी तो उन क्लासों को अपन लेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग हर साल जो भी एग्जाम होता है उसमें जैसे चित्रकला से क्वेश्चन बनते हैं उतनी की उतनी संभावना इस हस्तकला टॉपिक से भी बनने की पूरी संभावना रहती है। हस्तकला और इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है, राजस्थान की हस्तकला एवं लोक कलाएं। तो लोक कलाएं और हस्तकलाएं, मिट्टी से वगैरह जो खिलौने वगैरह या मिट्टी की सामग्री वगैरह बनाई जाएगी तो उसे लोक कला से भी जोड़ा जा सकता है। चलिए, तो आज बिना किसी फॉर्मेलिटीज के इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो ये है अपना टॉपिक राजस्थान की हस्तकला। शानदार सी डिजाइन बनाई है कैलाश जी ने, धन्यवाद। चलिए, पहला प्रश्न, दाबू प्रिंट। पहला प्रश्न, दाबू प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? दाबू प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? देखो, पहले तो देखते हैं ये दाबू प्रिंट होती क्या है। तो ये जो दाबू प्रिंट है, दाबू प्रिंट, इसमें क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, मतलब कोई भी कपड़ा है, उसके ऊपर जैसे इस जगह पर डिजाइन नहीं करनी है या इस जगह पर डिजाइन नहीं करनी है तो उस जगह को लुई या लुगदी की सहायता से उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, पूरा कपड़ा है, किसी एक स्थान विशेष पर डिजाइन नहीं करनी है, बाकी पूरे कपड़े पर डिजाइन करनी है तो उस स्थान विशेष को लुगदी से या लुई से दबा दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? दाबू। तो दाबू किसे कहा जाता है? उसे लुई या लुगदी को क्या कहा जाता है? तो दाबू कहा जाता है। तो दाबू प्रिंट में जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करनी होती है उसे लई ऑब्लिक लुगदी से दबा दिया जाता है। ठीक है, उसे लई ऑब्लिक लुगदी से दबा दिया जाता है। ये जो लई और लुगदी है, यही लई और लुगदी जो है दोनों, ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं दाबू। ये दोनों क्या कहलाते हैं? दाबू। ये इंपॉर्टेंट है। दाबू किसे कहते हैं? लई और लुगदी को। प्रिंट है, प्रिंट का भाग है दाबू प्रिंट। दाबू किसे कहा जाता है? तो दाबू इन्हीं को कहा जाता है, लुई और लुगदी को। अब इस प्रश्न के उत्तर के अलावा 2 जगह और इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सवाई माधोपुर में मोम का प्रयोग किया जाता है। लुगदी की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? इस लुगदी की जगह दाबू के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मोम का प्रयोग किया जाता है। और बालोतरा में कहां पर? बालोतरा में। पहले ये बाड़मेर में था, अभी प्रॉपर जिला बन गया है तो बालोतरा ही राइट है। बालोतरा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का। किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का। सवाई माधोपुर में दाबू क्या कहलाएगा? मोम। बालोतरा में दाबू क्या कहलाएगा? तो मिट्टी। लेकिन इस प्रश्न से संबंधित दाबू क्या है? तो लई या लुगदी जो है उसे दाबू कहा जाता है। और दाबू की प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी का अपन ने देखा था, क्या है बस्सी का? बेवाड़, शाहपुरा, फड़, कैथून, कोटा डोरिया के लिए प्रसिद्ध है। तो अब सीधा सा उत्तर रह गया आकोला। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आकोला चित्तौड़। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आकोला चित्तौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कोटा डोरिया की
मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? देखो पहले तो अगर मान लो इस साड़ी की विशेषता अगर आपको पूछ ली जाए तो ये किसकी बनी हुई होती है? सूती की। अब फिर मसूरिया कैसे होती है? तो इसमें क्या जोड़ा जाता है? एक तो रेशम का कपड़ा जोड़ा जाता है, रेशम का कपड़ा और एक जरी, रेशम का कपड़ा और जरी गोटा लगाकर उसे तैयार किया जाता है, तब वो क्या कहलाती है? मसूरिया साड़ी। तब वो क्या कहला जाती है? मसूरिया साड़ी। सूती कपड़े के साथ में सिंपल सूती जो साड़ी होती है, उस साड़ी पर जब रेशमी कपड़े या रेशमी डिजाइन की जाती है और साथ ही साथ जरी लगाई जाती है और उसको जो निर्माण या उसको जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मसूरिया साड़ी। तो मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा डोरिया अपने को पढ़ा है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैथून कोटा। कैथून कोटा। कोटा से 15 किलोमीटर दूर रहे कैथून कोटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैथून कोटा। कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी। देखो ये यहां से ये हटा के पूछ सकते हैं सवाल कि राजस्थान में मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध तो कैथून। कोटा डोरिया आने से तो कैथून समझ में आ जाता है, लेकिन अगर ये कोटा डोरिया नहीं आता है और मसूरिया साड़ी के लिए ही पूछा जाता है, या इसको इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि सूती वस्त्र पर सूती साड़ी पर रेशम व जरी की गढ़ाई या बुनाई करने के बाद या रेशम बना और जरी का कार्य करने के बाद जो साड़ी बनती है मसूरिया साड़ी, वो कहां की प्रसिद्ध है? इस तरह से इसको प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर वही यही रहेगा, कैथून कोटा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चढ़े। दौसा का लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित दूसरे जो थे वो तो हो रखे हैं, पर ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा गया लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो तहनीशा के लिए प्रसिद्ध है, ठप्पा के लिए प्रसिद्ध है, मशक के लिए प्रसिद्ध है, या फिर दरियों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें कोई व्याख्या नहीं है, इसमें कोई व्याख्या नहीं। ठीक है, दौसा का लवाण गांव बस आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न। इस छपाई में लाल व नीले रंग से ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है, उपयुक्त कथन संबंधित है। ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है। देखो लाल और नीले रंग का प्रयोग करते हुए ज्यामितीय अलंकरण, लाल और नीला रंग दोनों का प्रयोग करते हुए ज्यामितीय अलंकरण जिसमें किया जाता है, उसे कौन सी प्रिंट या वो किससे संबंधित है? क्या वो दाबू प्रिंट है, क्या वो थेवा कला है, क्या वो ठप्पा है, या अजरक प्रिंट है? या वो अजरक प्रिंट है। जिसका भी ये प्रश्न पूछा गया है उसकी संपूर्ण विशेषताएं बता दी गई है। अब एक चीज और बता देता हूं, तो ये जो है ये कहां पर होता है? तो ये होता है बालोतरा में। कहां पर होता है? बालोतरा में। अब तो आंसर लगभग आ गया होगा। कहां पर होता है? बालोतरा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपके बालोतरा के हिसाब से अपने क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट हो जाएगा? अजरक प्रिंट। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। तलवारों पर डिजाइन को गहरा खोदकर पतले तार भरने की कला कहलाती है। प्रश्न ये पूछा गया तलवारों पर, न किसी पत्थर पर पूछा गया है, न किसी कठोर चीज पर पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि तलवारों पर जो डिजाइन को गहरा डिजाइन बनाई जाती है, उसको गहरा खोदकर उसके अंदर जो तार भरे जाते हैं, उन तारों वाली डिजाइन को क्या कहा जाता है? कोफ्तगिरी कहा जाता है, तहनीशा कहा जाता है, मशक कहा जाता है, या फिर मीनाकारी कहा जाता है? जिसमें व्याख्या नहीं है उसमें व्याख्या नहीं। ठीक है, चलो तो इसे जो कहा जाता है वो आपके कहा जाता है तहनीशा। क्या कहा जाता है? तहनीशा। कहां होता है ये तहनीशा का कार्य? तो ये तहनीशा का कार्य एक तो होता है आपके उदयपुर में। कहां होता है?
उदयपुर, और दूसरा होता है आपके अलवर में। कहां पर होता है? अलवर में। एक तो होता है आपके उदयपुर में और दूसरा होता है अलवर में। उदयपुर में और अलवर में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इंपोर्टेंट। पानी भरने के लिए उपयोग में ली जाने वाली चमड़े की थैली कहलाती है। पानी को भरने के लिए कहो या पानी, चलो पानी पे पानी पी लेते हैं। पानी को भरने के लिए कहो या चमड़े की थैली, पानी को छिड़कने के लिए कहो, एक ही बात है। दोनों के लिए प्रयोग की जाने वाली जो थैली है, चमड़े की थैली है, वो क्या कहलाती है? क्या वो बादले कहलाती है? बादले अपन ने पढ़ा है, क्या है बादले? बादले क्या है? जिंक के, अपने जो मैराथन क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था, जिंक का बना हुआ होता है, उसके ऊपर या तो कपड़े का या चमड़े की परत चढ़ाई होती है जिंक पर। तो ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है ना। आप सभी लोग इस पे मत जाए, लगभग काफी लोगों ने ये कर भी दिया होगा। ये ठप्पा एक अलग चीज है, जो लकड़ी का जो बना हुआ होता है, जिससे वो जो डिजाइन लगाते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं, वो ठप्पा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाएगा मशक। उसका राइट आंसर इसका जो क्या कहलाएगा, वो मशक कहलाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? मशक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो करंट से संबंधित और जिन प्रश्नों के बनने की सर्वाधिक संभावना, वो प्रश्न शुरू होते हैं। अगस्त 2023 में मैंने डेट डाली है, डेट को देखें आप, ठीक है। सीधा आएगा कि सर इनको भी मिली है, उसको भी मिली है, सबको तो मिली हुई है। अगस्त 2023 में निम्न में से किसे भौगोलिक सांकेतक यानी जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्सन, किसे मिला है? किसे नहीं मिला, सॉरी, किसे नहीं मिला है? ज्योग्राफी इंडिकेशन किसे नहीं मिला है, यह आपको बताना है। जीआई टैग जिसको अपन कहते हैं, राजस्थान की किस कला को जीआई टैग नहीं मिला है? कब? 2023, अगस्त 2023 में 5 को मिला था। टोटल कितनी चीजों को मिला था? 5। तो 5 में से इसमें से 3 राइट कौन सी है और एक गलत कौन सी है? एक गलत कौन सी है? पिछवाई पता ही है कहां की है? नाथद्वारा की। और थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। कहां की है? प्रतापगढ़ की। पुस्ता कला बीकानेर की और कोफ्तगिरी उदयपुर की। कोफ्तगिरी वैसे जयपुर और अलवर की है शीट, लेकिन कोफ्तगिरी में जो जिस कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला है, वो कोफ्तगिरी कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। क्या होता है? बड़ा सा जो पत्थर होता है, उस पत्थर के अंदर या जो कठोर वस्तु होती है उसके अंदर लाइनें करके उसके अंदर जो धातु है वो भरा जाता है, धातु के तार भरे जाते हैं, उसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोफ्तगिरी कहा जाता है। तो इसमें से किसको नहीं मिला है? तो वो नहीं मिला है थेवा कला को। किसको नहीं मिला है? थेवा कला को। थेवा कला को कब मिला है? 2014 में। 2014 में। अरे यार वापस होगा वो लिखा जा रहा है। 2014 में, नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में थेवा कला को कब मिला है? नवंबर 2014 में। क्लियर? तो इनमें से थेवा कला ऐसी है, जीआई टैग सबको मिला हुआ है, लेकिन थेवा कला को पहले मिला है। अगस्त 2023 में थेवा कला को जीआई टैग नहीं मिला। ठीक है, चलो। राजस्थान में अब तक मतलब अभी तक, राइट नाउ, आज की क्लास जब रिकॉर्ड हो रही है तब तक राजस्थान में अब तक कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है? 10 को, 19 को, 21 को या 16 को? 10 को, 19 को, 21 को या 16 को? इसमें क्या व्याख्या हो सकती है? चलो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आप लोगों का आ गया होगा। राइट आंसर है 21। राइट आंसर है 21। चलो आगे बढ़े।
चलो एक और, वो उनको सबको जोड़ दिया मैंने 5 को, 3 तो वहां आ गई देखो, अगस्त 2023 में जो 3 जिन जिन को मिला 3 तो यहां आ गई, देख लो आप, ये देख लेना, ये 3 आ गई यहां, जिनको अगस्त 2023 में मिला है, अगस्त 2023 में मिला है, एक तो पिछवाई, कोफ्तगिरी और उस्ताकला, 3 तो ये आ गई, और 2 उस प्रश्न में अपने आ जाएगी। ये अगस्त 2023 में भौगोलिक सांकेतक किसे मिला है? देखो यहां नहीं पूछा है, यहां पूछा गया है मिला किसे, आप उसमें मत जाना कि भाई नहीं के हिसाब से ही है, प्रश्नों को आप देख ले। अगस्त 2023 में जीआई टैग या भौगोलिक सांकेतक किसे मिला है? क्या वो जोधपुरी बंदेज को मिला है, क्या वो बीकानेर की कसीदाकारी को मिला है, या फिर मकराना मार्बल को मिला है, या 1 और 2 दोनों को मिला है? 1 और 2 दोनों को मिला है। तो इसका मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया कि भाई 3 वहां हो गए तो 2 याद रह गए, तो सीधी सीधी बात है 1 और 2 दोनों राइट होंगे। तो इस मकराना मार्बल को कब मिला? तो इस मकराना मार्बल को उसी के साथ, हेवा कला के साथ, नवंबर 2014 में, नवंबर 2014 में मकराना मार्बल को भी उसी के साथ, थेवा कला के साथ कब मिला? नवंबर 2014 में। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भारत में भौगोलिक सांकेतक कब से लागू हुए? भारत में भौगोलिक सांकेतक कब से लागू हुए? पहले तो अब ये देता कौन है, जारी कौन करता है? तो उत्पाद संवर्धन एवं व्यापार विस्तार विभाग। कौन जारी करता है? उत्पाद संवर्धन एवं व्यापार विस्तार विभाग। क्लियर? ये तो जारी करता है इसको। अब भारत में जीआई टैग कब से लागू हुए? तो भारत में जीआई टैग क्या 15 सितंबर 2004 को लागू हुए, 15 सितंबर 2002 को लागू हुए, 15 सितंबर 2003 को लागू हुए, या फिर 15 सितंबर 2005 में लागू हुए? अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, ठीक है? प्रथम जो है भारत में जो प्रथम है वो 2004 में दार्जिलिंग जो चाय है उसको मिला था। यह भारत में प्रथम, ठीक है? भारत में प्रथम जो है 2004 में दार्जिलिंग चाय है उसको मिला था। अब बताओ क्या 15 सितंबर 2004, 15 सितंबर 2002, 2003 या फिर 2005? सब 15 सितंबर है। आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 सितंबर 2003। 15 सितंबर 2003 भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 2003 को, 15 सितंबर 2003 को। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन जारी करता है? तो उत्पाद संवर्धन एवं व्यापार विस्तार विभाग। ये याद रखना आपको, प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं। अब तक कितना मिला है राजस्थान के, कितनी वस्तुओं को या कितनी हैंडीक्राफ्ट को मिला है? तो वो मिला है अपने कितना, 21 टोटल वस्तुओं को, 21 जीआई टैग जो मिला है वो 21। 2023 में कितने को मिला है? अगस्त 2023 में कितने जो सामग्री है उनको मिला है? तो 5 को मिला है। 5 अपन पढ़ चुके हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए, किस हस्तकला के लोगों को भौगोलिक प्रतीक चिन्ह जो लोगो होता है को भी भौगोलिक सांकेतक मिला है? किस हस्तकला के लोगों को भी भौगोलिक जो सांकेतक है वो मिला है? लोगों को मिला हो, यानी उस कला को भी मिला हो या उस लोगों को भी मिला हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। या फिर उस कला को नहीं मिलकर केवल उसके लोगों को मिला हो, यह भी हो सकता है। तो क्या ब्लू पॉटरी के लोगों को मिला है? कठपुतली कहां की है? ब्लू पॉटरी के बारे में अपन उसमें पढ़ चुके हैं, अपने जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें। मोलेला क्ले के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। कठपुतली मूल रूप से कहां की कला है?
मूल रूप से कहाँ की है? ये अपने राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान। इस कला के लिए एक व्यक्ति है देवीलाल सामर। देवीलाल सामर, इन्हें इस कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। इन्हें इस कला के लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। इन्हें इस कला के लिए, देवीलाल जी सामर को इस कला के लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। कठपुतली, फिर या फिर मोलेला क्ले वर्क, या क्या इन सभी के लोगों को मिला क्या? या फिर इन सभी के लोगों को जो है वो भौगोलिक संकेतक मिला है क्या? इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि इन सभी को, तीनों के लोगों को क्या मिला हुआ है? भौगोलिक संकेतक। अब एक फैक्ट और, वो याद रखें आप, इन कला को भी मिला हुआ है। इनके लोगों को तो मिला ही मिला है, इन कलाओं को भी, इनकी जो कला होती है, ये कला है, ये जो कला है, इस कला को भी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो जीआई टैग इनकी कला को कब मिला? इनकी कला को, जो ये जो मूल कला है, मूल कला, इनकी मूल कला को कब मिला है? सबको मिला, एक साथ मिला है 2008 में। सबको एक साथ कब मिला है? 2008 में। और इनके लोगों को कब मिला है? इनके लोगों को कब मिला है? तो इनके लोगों को मिला है 2016 में। लोगों को कब मिला है? तो 2016 में। 2008 में तो इनकी मूल कलाओं को मिला, और इनके लोगों को कब मिला है? तो 2016 में। चले बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर? ये ब्लू पॉटरी, कठपुतली और मोलेला क्ले वर्क, इन कलाओं को भी मिला हुआ है जीआई टैग, और इनके लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। 2008 में तो इनकी कला को मिला, और 2016 में इनका जो लोगो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो, ये प्रश्न मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कहलाती है। ऊंट की खाल पर, प्रश्न ये यहां से प्रश्न आ गया होगा। देखो, इसके बारे में अपन ने देख लिया। बड़ा जो कठोर जो वस्तु होती है या धातु होता है, उसके अंदर लाइनें करके फिर तार उसमें जमाए जाते हैं, उसे कोफ्तगिरी कहते हैं। सेवक कला अपने को पता है। टेराकोटा, वही मरने मूर्ति कला, टेराकोटा अपने को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा, उस्ता कला। इसे एक नाम और जानते हैं, मुनवती कला। मुनवती कला कहां की है? ये बीकानेर की है। कहां की है? बीकानेर। अब यहाँ के जो चित्रकार या कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। क्या कहलाते हैं? उस्ताद। इस उस्ता कला के लिए हिसामुद्दीन उस्ता जो एक कलाकार हुए हैं, ये उस्ता कलाकारी ऊंट की खाल पर, ऊंट की जो ऊपर जो चमड़ी है उसके ऊपर जो डिजाइनें बनाते थे, हिसामुद्दीन जी उस्ता, इन्हें इस कला के लिए भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री, भारत के राष्ट्रपति जी ने क्या दे रखा है इनको? पद्मश्री पुरस्कार दे रखा है। क्लियर? इस प्रश्न से मेरे हिसाब से सारे फैक्चुअल जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कहां से संबंधित है? बीकानेर से। इसे क्या कहा जाता है? मुनवती कला भी कहा जाता है। इसके जो प्रसिद्ध, या जिसने इसको प्रसिद्धि दिलाई, तो हिसामुद्दीन जी उस्ता, और हिसामुद्दीन जी को भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दे रखा है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाँ, छपाई के काम में प्रयुक्त, देखो मैंने उसका तो बता दिया था, उसका अन्य नाम पूछ लिया मैंने। छपाई के काम में प्रयुक्त होने वाली, छपाई के काम में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी या धातु के ठप्पे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या धातु के ठप्पे को, देखो ठप्पा मैंने बता दिया था पहले, अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अब इसमें अगर आपके एक आध क्लियर होगा तो मशक अपन ने पढ़ लिया है। पानी छाटने जो है, पानी भरने के लिए या छिड़कने के लिए जो यूज की जाती है, तो वो मशक। फिर क्या पात्या है, क्या जड़ाई है, या फुलकारी है? छपाई में काम में प्रयुक्त होने वाली जो ठप्पा है, जिससे आपको पता हो तो आपने देखा होगा
जहाँ जैसे ओढ़नों पर या बंदेज पर वगैरह कई बार ये कलाकारी हाथ वो ठप्पा होता है, ठप्पे से पूरा उसको बिखेर कर फिर उसके ऊपर वो जो डिजाइन है वो डिजाइन बनाई जाती है। तो उस ठप्पे को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, लोकल लैंग्वेज में और क्या नाम से जाना जाता है? तो इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो उत्तर आएगा वो कि भाई ये क्या किस चीज के लिए काम आ सकता है, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट दे सकते हैं आपको। चलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बात्या। क्या है? बात्या। क्या है? बात्या। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाँ, रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अपन थोड़ा इसका ओपीडी करते हैं। थानागाजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पत्थर की मूर्तियों के लिए। पत्थर की मूर्तियां क्या प्रसिद्ध है? पत्थर की मूर्तियां। चौमू किसके लिए प्रसिद्ध है? खैस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खैस के लिए। मोलेला अपन ने पढ़ा है, मोलेला किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों के लिए। बर्तनों के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या रह गया? गलियाकोट। क्या रह गया? गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सॉरी, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो गलियाकोट, डूंगरपुर। चल अगला प्रश्न। मटके व सुराही के लिए प्रसिद्ध, मटके व सुराही के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? अब देखो, आपको आप ये भी देखे, ये प्रश्न, इस प्रश्न के साथ ये भी सारे क्लियर हो कर रहा हूं मैं साथ ही साथ, और ये क्लियर हो रहे हैं आपकी साइड। ठीक है, चलो। मटके व सुराही के लिए प्रसिद्ध स्थल है। मटके व सुराही के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ये पूरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको हटाई दो आप। मटके व सुराही के लिए प्रसिद्ध स्थल है लेटा जालोर, रामसर बीकानेर, या फिर मथानिया जोधपुर। मटके व सुराही के लिए देखो, अब तो इसका लेटा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खैसला के लिए। खैसला, खैसला के लिए प्रसिद्ध है, किलो मारवाड़ी के। ठीक है, मथानिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो मलमल और एक जूट के लिए। मलमल और जूट के लिए। तो अब सीधा सा उत्तर रह गया इसका रामसर। क्या रह गया? रामसर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रह गया? रामसर बीकानेर। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध स्थल। अब देखो, मैंने स्थल पूछ लिया। कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध स्थल गजसिंहपुरा का संबंध किस जिले से है? कृषि औजार के लिए देखो, अब सब क्वेश्चन क्लियर। गजसिंहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि औजार के लिए। अब गजसिंहपुरा कौन से जिले में आया हुआ है? क्या वो हनुमानगढ़ में है? क्या वो श्री गंगानगर में है? क्या वो बांसवाड़ा में है? या फिर वो जयपुर में है? आई थिंक आंसर आने शुरू हो गए होंगे। तो वो कहां पर है? न तो जयपुर में है, न बांसवाड़ा में है, न हनुमानगढ़ में है। वो कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। गजसिंहपुरा जो कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है वो कहां पर है? तो वो अपने है श्री गंगानगर में। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है। गरासियों की फाग, गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है? जहां की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। जहां की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी भी प्रसिद्ध है। वही गरासियों की फाग भी प्रसिद्ध है। वो हमारे अपने जिले पाली जिले का भाग है, और वो क्या है? बाली है क्या सोजत है? उसका जो राइट आंसर है वो है सोजत पाली। सोजत पाली, सीधा सीधा राइट आंसर जो है वो है क्या है? सोजत पाली। चलो अगला प्रश्न। अभी बात हुई थी अपने जस्ट थोड़ी देर पहले, मलमल व जूट
हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल है। देखो आप प्रश्नों के पैटर्न को देखें, हस्तकला से संबंधित पहले उन कलाओं से संबंधित जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को ले आया हूं मैं। उसके बाद जीआई टैग जिन पे बना, जिन पे जो इंपोर्टेंट जीआई टैग है उनको ऑप्शन में डाल के, या फिर 2023 में जिन जिनको जीआई टैग मिला अगस्त 2023 में, उन प्रश्नों को ले आया। जीआई टैग कौन जारी करता है, भारत का जीआई टैग प्रथम कब जारी किया गया, किसे जारी किया गया, ये जीआई टैग वाला पूरा क्लियर हो गया आपने। जीआई टैग में वस्तुएं और वो सारी बता दी कि भाई टोटल राजस्थान की अब तक, जब तक ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तब तक 21 को दिया गया है जीआई टैग, वो क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये जो प्रश्नों का पैटर्न चल रहा है, ये प्रश्न चल रहा है आपके कौन सी जो वस्तु है, जो हस्तकला से निर्मित चीज है, वो किस जिले से संबंधित है या किस स्थान से संबंधित है, वो प्रश्न आपके क्लियर, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो सारे आपके क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद अपन लोक कलाओं की तरफ भी बढ़ेंगे और हस्तकला से संबंधित जितने जितने क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को भी अपन क्लियर करेंगे। चलो इस प्रश्न की तरफ वापस बढ़ते हैं। मलमल व जूट हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थल है, क्या वो अकोला है, क्या वो कैथून है, शाहपुरा है या फिर मथानिया है? इसमें से पढ़ चुके अपन अकोला दाबू प्रिंट के लिए, कैथून कोटा डोरिया या मशहूरिया साड़ी के लिए, शाहपुरा अपने को पता है फड़ चित्रांकन के लिए, और तो अब ऑप्शन कौन सा रह गया, मथानिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रह जाएगा अपने, मथानिया। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, मथानिया। चले अगले प्रश्न की तरफ। बस अब देखो प्रश्नों में व्याख्या कम आ रही है, कम कम भाग आ रहा है, तो अब अपन प्रश्नों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगली क्लास से ये कोशिश करेंगे, इसमें भी बढ़ाया है मैंने, काउंट कर लेना, जो क्रम चल रहा था उसको बढ़ाया थोड़ा। और अगली क्लास से जिन जिन क्लासों में या जिन जिन प्रश्नों में जहां जहां व्याख्या कम होगी वहां अपन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और अच्छी खासी संख्या में आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। जहां व्याख्या होगी, ज्यादा जरूरत होगी व्याख्या की, वहां आपको फिर वो जो प्रश्नों की संख्या है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आपकी यही वही जो 30, 32, 35 मिनट की क्लासें लेने की कोशिश करता हूं, ताकि 30, 32, 35 मिनट की क्लास में आपको उन 15, 16, 17, 18 जो भी जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में, उन 15, 17, 18 प्रश्नों के साथ आपके 5, 7, 10 क्वेश्चन या 20, 25 क्वेश्चन एक साथ तैयार होके 40, 50 क्वेश्चन का, और साथ ही साथ आपके उस टॉपिक का रिवीजन हो जाए जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, या फिर इस क्लास को देखकर आप एक बार वापस उस टॉपिक को देख लो कि भाई हाँ ये मैंने पढ़ा था लेकिन ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, या ये क्वेश्चन मेरे सही नहीं बैठ रहे, मेरे दिमाग में ये आंसर हो सकता है लेकिन सर ने ये बताया, तो उस चीज को अपन क्लियर कर सके। उसी ध्येय और उसी उद्देश्य से आपका रिवीजन कराने के लिए, आपका पूरा जो राजस्थान का रिवीजन है उसको क्लियर या ओके करवाने के लिए, एकदम रेडी तैयार करने के लिए आपको एग्जाम के लिए इन क्लासों का आयोजन सर ने करवाया है। तो इन क्लासों का आप लाभ ले, फायदा ले और अपना रिवीजन है वो मेरे साथ साथ चलाए। मात्र जैसे हस्तकला का टॉपिक है, मात्र आप आधा घंटा या 45 मिनट निकालोगे तो इसका रिवीजन हो जाएगा आपके। और रिवीजन हुआ, अब जैसे मैं 2 क्लास ले रहा हूं तो 2 बार आपके रिवीजन होगा, तो वो एक प्रकार से आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।